अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम पिछली क्लास से एक अलग टॉपिक को पढ़ेंगे। नाम है ऑसिलेशन एंड वेव। ठीक है ना, तो हम वेव से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम ऑसिलेशन की तरफ चलेंगे और ऑसिलेशन में बात करेंगे। कोशिश करते देखते हैं हम कहाँ तक चल सकते हैं। ओके, एक क्लास के अंदर तो हमारे पास ये नया सीरीज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम मेरा बेटा पहले हम स्टार्ट करेंगे वेव। ठीक है, wave and then wave and oscillation। ठीक है, wave and oscillation। चले तो मेरे बेटा हमारे पास वेव एंड ऑसिलेशन में वेव की हम बात करते हैं। वेव बेसिकली क्या होता है मेरा बेटा, अगर हम किसी मीडियम में कभी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करें, क्या करें, डिस्टरबेंस क्रिएट करें तो दैट क्रिएट वेव। ठीक है ना, जैसे हमारे पास अगर हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब मैं साउंड वेव कब जनरेट होता है एयर में, जब मैं बोलता हूं, इसका मतलब है मेरे आसपास जितना मीडियम है मैं उसको डिस्टर्ब करता हूं एंड दैट वेव ट्रेवल्स टुवर्ड्स यू, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव और मोशनल वेव। ठीक है ना, तो जब हम डिस्टर्ब करते हैं तब वेव प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से हम देख लें स्ट्रिंग में, स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्ट्रिंग खिंचा हुआ है, कोई वेव नहीं होगा जब तक आप प्लग नहीं करेंगे, दैट क्रिएट डिस्टर्बेंस और वो वाइब्रेट करेगा मेरा बेटा, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, वेव। वेव हमेशा किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो हम ज्यादातर जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ वेव इज बिकॉज ऑफ मेरा बेटा डिस्टर्बेंस किसकी वजह से होता है, मोशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से। अभी मैं जबान को देख लूं तो हमारा मोशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, लेट सपोज मैं एक पत्थर, अगर हम यहाँ पर डेस्क में कोई चीज मारने लगे तो वो वाइब्रेट करेगा, दैट क्रिएट साउंड। तो जो भी वाइब्रेशन या हमारे पास मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो क्रिएट करता है क्या मेरा बेटा, साउंड। ओके, तो साउंड इज अ वेव। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मेरा बेटा वेव। A wave is created, is produced due to disturbance in, कहा मेरा बेटा, मीडियम, इन मीडियम। और क्या कहते हैं मेरे बेटा, अ प्रोसेस which transfer energy from one point to another point without transfer of matter। ठीक है, इसको हम क्या मेरा बेटा, मोशनल वेव भी कह सकते हैं और प्रोग्रेसिव वेव भी कह सकते हैं। एक ऐसा वेव जो ट्रांसफर करे, एक ऐसा प्रोसेस जो ट्रांसफर करे एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक है ना, दूसरे पॉइंट तक, उसको हम कहते हैं मेरा बेटा वेव। जैसे मैं यहां से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन मेरा बेटा वेव क्या कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि मैटर ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि हमारे पास सिर्फ एनर्जी हमारी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती है। तो मेरे बेटा अगर हम वेव को देखें, तो वेव को हम क्लासिफाई करें, तो क्लासिफिकेशन में मैंने पूरा नोट्स अपलोड किया है। सॉरी, वेव वाला नहीं किया, ऑसिलेशन वाला कर दिया। वेव वाला आज अभी
मैं कर दूंगा, थोड़ा सा उसमें काम कर रहा था मैं। ओके, तो मेरे बेटा हम वेव को देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो वेव को अगर हम क्लासिफाई करें तो मेरे बेटा दो तरह के वेव हम देख सकते हैं। एक मेरा बेटा कुछ वेव ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं। कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं। और कुछ वेव ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं। बता सकते हैं विजिबल और इनविजिबल वेव कौन कौन से होते हैं? कौन कौन सा वेव दिखा जो विजिबल दिखते हैं? वाटर वेव और साउंड दिखता है। इनविजिबल में साउंड आ गया, साउंड वेव, लाइट वेव। लाइट वेव हम डाल दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग में वेव दिखता है। ओके, तो हमारे पास कुछ वेव ऐसे होते हैं जो दिखते हैं और कुछ वेव नहीं दिखते मेरा बेटा। ठीक है ना, लेकिन वेव दोनों केस में दो ही तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से मेरा बेटा? अगर नेचर के हिसाब से देखें तो वेव को कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट में मेरा बेटा। एक कहलाता है मैकेनिकल वेव, दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन कौन से वेव? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, वेव की दो कैटेगरी बनेंगी मेरा बेटा। एक एक हमारे पास मेरा बेटा कौन सा है? मैकेनिकल वेव। और एक हमारे पास है मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सही मेरा बेटा। मैकेनिकल वेव हम उस वेव को कहते हैं जिन वेव को रिक्वायर्ड होती है मेरे बेटा क्या? मीडियम। सही ना? तो दोज वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल, वो सारे वेव, दोज वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। सही, नंबर वन। हाँ मेरा बेटा, कौन कौन से वेव को मीडियम चाहिए होता है? क्या साउंड को चाहिए होता है? यस, साउंड वेव, स्ट्रिंग के वेव को चाहिए होता है। यस, हाँ लाइट की वेव को चाहिए होता है क्या मीडियम? लाइट को ट्रेवल करने के लिए, मीडियम की जरूरत, इसीलिए वो किसके कैटेगरी में आता है? तो दोज वेव विच डज नॉट रिक्वायर्ड any medium to travel is called electromagnetic wave। है ना, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट आ जाएगा, साउंड आ जाएगा, सॉरी साउंड बोल रहा हूं,
लाइट वेव आ जाएगा, रेडियो वेव हो गया, ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे, तो वो सारे वेव जिनको मीडियम चाहिए होती है ट्रेवल करने के लिए, तो वो हमारे पास कहलाते हैं मेरे बेटा कौन से वेव, मैकेनिकल। और जो हमारे पास जिन वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए, उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, चले। तो हमारे पास हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। अब अगर हम मैकेनिकल वेव में देखें मेरे बेटा, हम वेव में कैटेगरी में जाए तो वेव को हम दो टाइप्स होती हैं। एक होता है मेरा बेटा ट्रांसवर्स वेव और एक होता है, तो टाइप्स ऑफ वेव में, टाइप्स ऑफ वेव एक होता है मेरा बेटा ट्रांसवर्स वेव। पहले हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, अच्छा मेरे बेटे ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं? मेरे बेटा अगर हम देखें साउंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, साउंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इस तरफ है, और मेरे बेटा मीडियम डिस्टरबेंस किस तरफ है, ये ऊपर और नीचे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अगर देखें कि जो मीडियम का मोशन है या मीडियम की डिस्प्लेसमेंट है, मीडियम की डिस्प्लेसमेंट एक दफा ऊपर हुई एक दफा नीचे, तो मेरे बेटा ये अगर एक्स में चल रहा है तो मीडियम किस तरफ चल रहा है, तो मेरे बेटा मीडियम की जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। किससे? डायरेक्शन ऑफ, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से अगर मीडियम की डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो मेरे बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब when displacement of medium is perpendicular to direction of propagation of wave is called transverse wave, is called transverse wave। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में हम देखें तो जो अपर पॉइंट होता है वेव का, ठीक है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रस्ट, और मेरा बेटा द लोअर पॉइंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, the lower point from the equilibrium position is called trough। सही, तो क्रस्ट और ट्रफ डन है। तो अगर हम यहां पर देखें तो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या कहलाता है? दैट इज लैम्डा। सही ना, तो चाहे मैं डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ भी ले लूं तो भी क्या होगा मेरा बेटा? लैम्डा। सही, तो क्रस्ट ट्रफ हम देख लेते हैं। व्हाट इज क्रस्ट? the upper position from, हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट हम कह रहे हैं मेरा बेटा जब वेव चलेगा आगे
तो जो ये मीडियम है जिसमें ये ट्रेवल कर रहा है वो ऊपर और नीचे ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो मीडियम जहां पर है, लेट सपोज यहां पर था मीडियम, इस वक्त ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। जब वेव आगे बढ़ने लगा तो मीडियम ऊपर एक दफा चला जाएगा, मीडियम एक दफा नीचे चला जाएगा। जैसे हम करें, लेट सपोज करो कि हमारे पास ऐसा कर लें कि अगर मैं स्ट्रेच स्ट्रिंग ले लूं, इस तरीके से खिंचा हुआ है, ठीक है ना, और मैंने इसको जोर से प्लग किया, तो मेरा बेटा पहले तो ये ऊपर इस तरीके से जाएगा, तो नीचे वाले वेव जितने भी एयर थे उसको कहा क्या करेगा, ऊपर भेज देगा, और फिर जब वो नीचे आएगा तो ये सारे जो एयर थे उसको कहा नीचे ले जाएगा, फिर जब ये ऊपर आएगा तो इस तरीके से ऊपर नीचे। तो मेरा बेटा मीडियम कैसे ट्रेवल कर रहा है, मीडियम को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, परपेंडिकुलर नहीं कर रहा। इसी वजह से हम जब चल तो ये आगे रहा है, ठीक है, और मेरा बेटा मीडियम को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, वाई एक्सेस में, इसीलिए हमारे पास मीडियम की जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ओके, डन। ओके, इसी तरीके से अगर हम यहां पर देख लें तो जब मीडियम ऊपर ये जाएगा वेव, तो मेरा बेटा प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज जब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में देखें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, है ना। सॉरी, कौन लगता है बराबर में मेरे, और यहां पर मेरा बेटा प्रेशर, यहां पर जब ये नीचे आएगा तो ऊपर वाले पोर्शन मेरे बेटे यहां पर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज, है ना, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्यों मेरा बेटा सबको ऊपर लेकर जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, और जब नीचे आएगा तो अचानक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा बेटा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द बॉयज लॉ। ओके, तो मेरा बेटा अपर पोर्शन, अपर पोजीशन ऑफ द वेव फ्रॉम, कहां से मेरा बेटा, फ्रॉम इक्विलिब्रियम, फ्रॉम इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड क्रस्ट। अहमद, अहमद, बेटा ये पीछे दीजिएगा, देते जाइएगा, ले आगे ट्रांसफर करें, ले जाए। ओके, ट्रफ मेरा बेटा इसी तरीके से हम सारे बेसिक्स को सीख रहे हैं, ये सब आपको आता होगा, आई होप। ओके, द लोअर पोजिशन of wave from, कहां से मेरा बेटा, from equilibrium is called trough। वेवलेंथ अगर इसके रिस्पेक्ट से डिफाइन करें, वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन, किसके दरमियान मेरा बेटा, दो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, लगातार एक दूसरे के, ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ के आगे बढ़ गए, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, और क्या मेरा बेटा, ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। सही, तो ऐसा नहीं है सिर्फ क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान वेवलेंथ होता है मेरा बेटा, ठीक है ना। वेवलेंथ को हम जब डिफाइन करने जाते हैं ना, तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि दो सेम पोजीशन के दरमियान, एक वेव के अंदर दो लगातार सेम पोजीशन के दरमियान, सेम पोजीशन के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। जैसे मेरा बेटा अगर मैं यहां पर कंसीडर करूं, देखो ये वाला पोजीशन कहां आ रहा है, ये वेव पहले ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है,
अब इस पॉइंट को ले लिया मैंने, अब ऐसा ही एक पॉइंट कहां दिखेगा, आगे देंगे ये नीचे जा रहा है सर, ये ऊपर आ रहा है सर, ठीक है ना, अब ये ऊपर आ रहा है नीचे नहीं जा रहा है ना, ये ऊपर गया मेरा बेटा, अब यहां पर ये आ रहा है, तो अगर इसके दरमियान भी देखें तो मेरा बेटा ये भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। तो दो सेम पोजीशन के दरमियान, जो सेम पोजीशन, जो एक वेव के अंदर दो सेम लगातार पोजीशन के दरमियान, एक वेव के अंदर दो सेम लगातार पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मेरा बेटा वेवलेंथ। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये वेवलेंथ ही है, लेंथ है बेसिकली, ठीक है, एक वेव की लेंथ। तो दो लगातार पोजीशन के दरमियान, जो दो लगातार सेम पोजीशन के दरमियान जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा नहीं सिर्फ क्रस्ट और ट्रफ से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं और करके कि मेरे बेटा डिस्टेंस बिटवीन the distance between two same two consecutive same position in a wave, वेव के अंदर दो लगातार सेम पोजीशन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, डन, यहां तक बात क्लियर हुई, कोई मसला, ठीक है। कोशिश करेंगे हम आज ज़्यादा टाइम लगा ले, वेव को कंप्लीट ही कर ले, ठीक है। हमारे पास तकरीबन फर्स्ट ईयर की चीज़ें क्लोज हो जाएंगी इंशाल्लाह 1-2 वीक के अंदर, ठीक है। तो हम जो है फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी। हमारे पास 3 चैप्टर वहाँ से रह गए, वर्क, पावर, एनर्जी, और रह गए वहाँ से हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ से हम वेव, ऑसिलेशन एंड फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, तो वो हमारे पास फर्स्ट ईयर से रह गया। ओके, डन। तो हम वहाँ से अभी वेव स्टार्ट कर चुके हैं, वेव एंड ऑसिलेशन, ओके, और बाकी सेकेंड ईयर से पार्ट रह गया। चले मेरे बेटे साफ करूँ ये, डन। चल ओके, तो मेरा बेटा रिदम में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो मेरा बेटा वेव में हमारे पास वेवलेंथ को हमने क्रस्ट, ट्रफ क्या होते हैं इस चीज को देख लिया। आते हैं मेरा बेटा, अब हम बात करेंगे वेव के अंदर कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, उस टर्म्स को देख लेते हैं। वेव को एक दफा डायग्राम बनाते हैं, सारी चीजों को डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज कर लो अगर मैं वेव के टर्म में बहुत सारी चीजों को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हमने एक वेव बना लिया, ठीक है। वेव में हमने ये देख लिया मेरा बेटा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा बेटा इसको कह रहे हैं हम क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और मेरा बेटा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड, हाँ मेरे बेटे इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, जैसे हम वहां पर डिफाइन करते थे या वेव में भी वैसे डिफाइन करते हैं, ऑसिलेशन। लेकिन अगर कहीं बीच में वेव में देखें और इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका डिस्टेंस देखें, तो मेरे बेटा ये जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट में, यहां पर मेरे बेटा ये एम्पलीट्यूड नहीं कहलाता बल्कि कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, क्या कहलाता है, सही।
दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। बीच में कोई फासला हम वेव में देख रहे हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके मेरा बेटा, बाकी वेवलेंथ तो हम देख चुके, ठीक है, वेवलेंथ तो हम देख चुके, ठीक है। तो वेवलेंथ हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। सही, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान। ओके, वन अनदर थिंग कि मेरा बेटा अगर जितना टाइम लिया एक वेव को कंप्लीट करने में, दैट टाइम इज कॉल्ड, हाँ भाई, द टाइम पीरियड। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, या टाइम रिक्वायर्ड टू पास वन वेव। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, इस पॉइंट पे खड़ा था, सॉरी, इस पॉइंट पे खड़ा था, मैंने देखा तो यहां से कितना वेव पास हो गया, एक वेव। तो एक वेव जब पास हो गया तो जितना भी टाइम लगा किसी पॉइंट से एक वेव को पास होने में, जितना भी टाइम लगा उस टाइम को बोलते हैं मेरे बेटा टाइम पीरियड। हाँ, द टाइम रिक्वायर्ड टू पास वन वेव थ्रू अ पॉइंट, द टाइम रिक्वायर्ड टू पास वन वेव थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, और मेरे बेटे इसी पॉइंट पे मैं खड़ा रहा, इसी पॉइंट पे मैं खड़ा रहा और एक सेकेंड के अंदर मैंने देखा, एक सेकेंड के अंदर जितने नंबर ऑफ वेव पास हो गए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पॉइंट, द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी, जितने नंबर ऑफ वेव एक सेकेंड के अंदर, जितने नंबर ऑफ वेव एक सेकेंड के अंदर किसी पॉइंट से पास हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टर्म अभी हम लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड, ओके, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया। ठीक है, अभी हम स्टैंडिंग वेव में नहीं आए। स्टैंडिंग वेव में हम अगर स्टैंडिंग वेव बना ले, तो स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है मेरा बेटा, कि अगर हमारे पास दो वेव मिले और मेरा बेटा क्या हो, दोनों सेम वेवलेंथ रखते हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रीक्वेंसी, बट अपोजिट क्या हो, डायरेक्शन में। ठीक है मेरे बेटा, तो हम उसको कहते हैं क्या मेरे बेटा, जब वो दोनों कंबाइन होते तो कौन सा वेव बनता है, स्टैंडिंग वेव। तो मेरे बेटा देखो, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच करेगी, तभी वेव बिल्कुल मैच कर रहा, ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब मेरा बेटा क्या बन रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी वाला, सेम एम्पलीट्यूड वाला दो वेव आपस में मिले और मेरे बेटा दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो, तो मेरे बेटा उस वक्त जो वेव बनता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग। ठीक है, स्टैंडिंग वेव में हमारे पास, स्टैंडिंग वेव में हम इसी को डिफाइन करते हुए आगे चलते हैं कि स्टैंडिंग वेव में जब दो पॉइंट मिलते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड। सही, उसको पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। सही, और जहां पर मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है दो वेव के दरमियान, दैट इज कॉल्ड एंटी नोड। क्या कहलाता है, एंटी नोड, एंटी नोड। सही, एंटी नोड। ओके, स्टैंडिंग वेव के अंदर, ठीक है। अब हम स्टैंडिंग वेव के अंदर अब आ जाते हैं। स्टैंडिंग वेव बहुत सारे टर्म्स हमने लिख ली, तो आइए उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक एक करके। ओके, तो सबकी डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ भाई, स्टार्ट करें एम्पलीट्यूड से, मुझे याद आता जाएगा तो और भी चीजें देख लेंगे। एम्पलीट्यूड, लिखते जाते हैं सर, जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूं मैं। The point in a wave, the point in a wave where displacement is maximum from the equilibrium position, from the equilibrium position from the equilibrium position from the equilibrium position from the equilibrium position is called amplitude,
मेरे एनी डिस्टेंस इन अ वेव, अगला 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 डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ वेव, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड, एनी डिस्टेंस इन अ वेव, एनी डिस्टेंस इन अ वेव फ्रॉम, कहां से मेरा बेटा, एनी डिस्टेंस इन अ वेव फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन is called displacement। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। ओके, डन है, क्लियर है। अगला लिखते हैं मेरा बेटा, हाँ अगली डेफिनेशन लिखते हैं। अगली डेफिनेशन है टाइम पीरियड। Time period, the time required to pass, the time required to pass, the time required to pass one wave through a point, the time required to pass, the time required to pass one wave through a point is called time period, it's called time period। ठीक है मेरे बेटे, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे, the number of wave, the number of wave, the number of wave passing through a point, किसी पॉइंट से, the number of wave passing through a point in 1 second, the number of wave passing through a point in 1 second, the number of wave passing through a point in 1 second, ठीक है, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अगर 3 वेव पास हो गए 1 सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी 3 कहलाएगी, 5 वेव पास हो गए 1 सेकंड के अंदर तो फ्रीक्वेंसी 5 कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर किसी पॉइंट से, अगर हमारे पास किसी पॉइंट से 1000 वेव पास हो जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 कहलाएगी। डन है, चलिए मेरा बेटा आगे हमने बोला कुछ और बोले, नोड। अगर हम पहले स्टैंडिंग वेव क्यों लिखते हैं, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, ठीक है, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव, ठीक है, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। मेरे बेटा इसको स्टैंडिंग और स्टेशनरी क्यों बोलते हैं? लेट्स सपोज इस केस में अगर आप देखोगे ना, तो जब मैं, अगर मैं एक स्ट्रिंग को इस तरफ इस तरीके से प्लग करता हूं तो मेरे बेटा ये जाएगा ऐसे और नीचे जाएगा, लेकिन जब मेरा बेटा ये टकराएगा तो टकरा कर ये अपोजिट डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होगा। ये दीवार से जब रिफ्लेक्ट होगा ना तो ये रिफ्लेक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो ये ऐसे आएगा। सही, अगर तुम करते रहो इसको बार बार पीरियोडिकली इसको करते रहो तो ऐसा लगेगा कि ये वेव इसी तरीके से, वो रस्सी इसी तरीके से खड़ा है, समझ रहे हो? दैट्स वाई हम इसको क्या बोलने लगते हैं, स्टेशनरी। तो आप इसको प्लग करते रहेंगे ना तो एक दफा इतनी तेजी में होता है कि ये जाएगा और रिफ्लेक्ट करके अपोजिट डायरेक्शन से वापस आएगा, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन जब वापस आएगा तो दैट्स वाई ये दिखता कैसा है मेरा बेटा, स्टेशनरी। दैट्स वाई स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसमें होता कैसे है, ये वेव कब बनते हैं, जब दो वेव मिले जिनका एम्पलीट्यूड कैसा हो, सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो बट डायरेक्शन कैसी हो, तो ऐसे वेव को हम बोलते हैं when two wave of same amplitude, एम्पलीट्यूड का मतलब सब समझ रहे हैं ना, व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड, वो टर्म हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड and frequency but opposite in direction
but opposite in direction are combined and form a stationary या standing wave. ठीक है मेरा बेटा, क्लियर है यहां तक? हम नोड और एंटी नोड को लिख लेते हैं. The point in a standing wave, the point in a stationary wave where displacement is zero, is called node. ठीक है मेरे बेटा, एंटी नोड लिख लोगे? ओके, आई होप सो लिख लिया होगा आप लोगों ने. आइए मेरे बेटा, हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में इसके अंदर, कि अगर मैं देखूं यहां पर ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, सही है. अब मेरा बेटा लिख लिया क्या चीज? द पॉइंट नहीं, अपोजिट क्या? द पॉइंट इन अ स्टेशनरी वेव वेयर डिस्प्लेसमेंट इज, हाँ बस. ओके, तो मेरा बेटा नोड है, ये हमारे पास एंटी नोड है, सही ना? तो दो वेव के दरमियान, इन दो वेव के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? मैक्सिमम इन दो वेव के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0. ओके, अब मेरा बेटा नोड और एंटी नोड की अगर हम बात करें, नोड और एंटी नोड, तो मेरा बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि हमें याद रखना है कि दो नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है मेरे बेटा? हाफ वेव के बराबर. कितने के बराबर होता है? दिख रहा है ना, ये आधा वेव बन रहा है. कितना बन रहा है? हाफ वेव. सही है. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड, दो नोड या एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो मेरा बेटा कितने के बराबर होता है? हाफ वेव. ठीक है, ये याद रखिएगा. ठीक है. और मेरा बेटा अगर आपसे बोला कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, तो मेरा बेटा ये एंटी नोड इसके बीच में आएगा ना, सही, यहां पर आएगा. तो इस पॉइंट के दरमियान कितना होगा मेरा बेटा? वेव क्या होगा? λ/4 होगा. क्या होगा? λ/4. तो नोड और एंटी नोड के दरमियान जो फासला होता है वो λ/4 होता है. λ/2 का भी आधा कर लो, है ना? तो नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड या एंटी नोड इज इक्वल टू λ/2. डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4. ठीक है. एमसीक्यूज में बेसिक से भी सवाल पूछ लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि नोड और एंटी नोड के दरमियान. आप डायग्राम बना रहे हो तो लिख रहे होंगे आई होप सो. ओके, नहीं लिख रहे तो फिर लिख लीजिएगा यहां पर डेफिनेशन में कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज इक्वल टू, सही. चलिए आगे चलते हैं, डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं. अब मेरा बेटा हम बात करने जा रहे हैं कि स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन कैसी होती है? ठीक है, तो हमें याद करना है मेरा बेटा,
frequency of stationary wave in a stretch string. ओके, ये साफ कर दूं डायग्राम? नहीं, चलिए ऊपर आप लोग बनाइए जब तक मैं नीचे डायग्राम बना देता हूं। मेरा बेटा अगर हम यहां से देखें तो अगर मैं यहां पर स्ट्रेच स्ट्रिंग ले लिया मैंने, दो तरफ से वो खिंचा हुआ है, ठीक है। यहां से मैंने स्ट्रिंग को दो एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस एंड से, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर से प्लग करता हूं, सेंटर से, इसकी लेंथ है मेरा बेटा, हम यहां लिख देते हैं, लेंथ है इसकी L, ठीक है, लेंथ है इसकी L, स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है। अब इसको सेंटर से प्लग कर रहे हैं, जब सेंटर से पकड़ के उठाऊंगा तो मेरा बेटा ये इस तरह उठ जाएगा ना, सही। सेंटर से अगर उठाऊंगा तो मैं इस तरह पकड़ के उठाऊंगा और छोड़ दूंगा तो मेरे बेटा ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो ऊपर नीचे ही इस तरह वाइब्रेट करेगा। तो मेरे बेटा बताइए यहां पर ये स्टेशनरी वेव तो बन गया है, लेकिन स्टेशनरी वेव में सर इस पॉइंट पे क्या है मेरा बेटा, नोड, और इस पॉइंट पे भी क्या है, तो मेरे बेटा दो नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई। तो अगर मैं वेव की फॉर्म में यहां से यहां तक डिस्टेंस बोलूं तो आप बता देंगे ना मुझे कितना है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, अभी हमने बात की ना, ठीक है मेरे बेटा। तो ये लैम्डा बाई 2। तो अगर मैं यहां से वेव वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं, वेव की फ्रीक्वेंसी, तो वेव वेलोसिटी की इक्वेशन याद है ना मेरे बेटा, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, सही, एफ इंटू लैम्डा। अब हमारे पास, क्योंकि मैं फाइंड करने जा रहा हूं फर्स्ट या फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फंडामेंटल। तो हमने सबसे सेंटर से ले लिया बिल्कुल। तो मेरा बेटा उस केस में, क्योंकि फंडामेंटल है, पहला है, तो मेरा बेटा यहां पर हम इसको लेंगे v इज इक्वल टू f1 इंटू लैम्डा 1, सही। और मेरा बेटा अगर हम देखें तो यहां पर लैम्डा 1 है, ये मल्टीप्लाई में इस तरह भेज दूं तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, डिवाइड, तो v डिवाइड बाई लैम्डा 1, कोई मसला, ठीक है मेरा बेटा। अगर हम लैम्डा 1 को देखें तो यहां पर अगर फंडामेंटल मोड है तो इसको मैं हाफ लैम्डा कर रहा था, तो ये लैम्डा 1 यानी कि फर्स्ट वेव है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से हम प्लग कर रहे हैं, तो फंडामेंटल मोड है, तो इसको हम लैम्डा 1 ले रहे हैं, तो लैम्डा 1 को डिवाइड किया 2 से, यानी कि हाफ वेव है ये। तो मेरा बेटा अगर मैं यहां से देखूं तो L इज इक्वल टू किसके बराबर है? हाँ भाई, लैम्डा 1 डिवाइड बाई 2 है, हाँ भाई, लैम्डा 1 डिवाइड बाई 2 है, 2 इधर से मल्टीप्लाई पे भेज दिया मेरे बेटा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, यानी कि एक वेव बनाने के लिए कितनी लेंथ चाहिए? L के बराबर नहीं, 2L। L के अंदर कितना बना? हाफ वेव। अगर पूरा वेव बनाना है लैम्डा के बराबर तो कितना लेंथ को करना पड़ेगा? 2L, डबल करना पड़ेगा तभी बनेगा। तो इसको मैं पुट कर दूं मेरा बच्चा यहां पर, हाँ, तो मेरा बेटा ये बन गया फंडामेंटल मोड। F1 इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ मेरा बेटा? हाँ, V डिवाइड बाई 2L, V डिवाइड बाई 2L। लेकिन वेव वेलोसिटी मेरा बेटा उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। वेव वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो उसको V1 नहीं लिखा मैंने, V लिखा है। जब मैं बाद में चेंज करूंगा ना F2 और लैम्डा 2, तो मेरे बेटा इसको लिखूंगा V। इसका मतलब है मैं जिस जगह से भी प्लग करूं, वेव की वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। वेव की वेलोसिटी मेरा बेटा वेव लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही, नहीं फ्रीक्वेंसी। मेरा बेटा वेव की वेलोसिटी जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग में दो चीजों पे डिपेंड करती है, दैट इज अंडर रूट, हाँ मेरा बेटा अंडर रूट दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक टेंशन कि कितना खिंचा हुआ है, दूसरा मेरा बेटा लीनियर डेंसिटी। क्या?
तो मेरा बेटा मैं टेंशन डिवाइड बाई, हाँ मेरा बेटा, लीनियर डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी, सही। तो हमारे पास लीनियर डेंसिटी इस पे डिपेंड करता है। अब देखो यहां पर अगर एक दफा हमने जितने भी स्ट्रिंग को खींच दिया वो तो टेंशन फिक्स हो गई मेरा बेटा, उसको तो चेंज अब कहीं से भी प्लग करें, सेंटर से करें, आगे पीछे से करें, वो डिपेंड नहीं करता। दूसरा लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी क्या होता है? जिसको म्यू कह रहे हैं, लीनियर डेंसिटी, ठीक है ना। लीनियर डेंसिटी बेसिकली डेंसिटी हमारे पास क्या होता था? मास पर यूनिट, मास पर यूनिट। अब यहां पर क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज द लीनियर डेंसिटी, सही। क्योंकि जितनी लेंथ, अब देखिए जितना ज्यादा मास होगा इस टोटल लेंथ में, जितना ज्यादा मास होगा उतनी इसकी लीनियर डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो हमारे पास देखिए जब गिटार बनाते हैं तो हमेशा अलग अलग लीनियर डेंसिटी की वायर लगाते हैं। कोई मोटा होता है, कोई उससे पतला होता है, कोई उससे पतला होता है। तो उस पे हमारे पास हर की वेलोसिटी अलग अलग आती, क्योंकि मेरे बेटा सबकी लीनियर डेंसिटी कैसी है? अगर आपने सबको गिटार देखा है, सब किसी ने उसमें हम कभी अगर यूज किया हो, कभी मेरे घर पे हुआ करता था, तो हम खींच लें, अगर टाइट कर दें, अगर सबको इक्वली टाइट कर दे तो सबकी टेंशन तो बराबर हो गई ऊपर, लेकिन सबकी लीनियर डेंसिटी कैसी मेरा बेटा? चेंज। तो लीनियर डेंसिटी क्यों चेंज है? क्योंकि क्या हर वायर का मास सेम होगा? नहीं। जो पतले वाले मास है सबकी लेंथ तो बराबर होती, क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड जहां कनेक्ट होता है सबकी लेंथ बराबर होती। सिर्फ सब एक मोटा होता है, एक पतला होता है, एक उससे मोटा होता है। तो मेरा बेटा जो जितना मोटा होगा उसका मास भी क्या होगा? ज्यादा। तो मेरा बेटा अगर मास ज्यादा होगा तो लीनियर डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। मास पर यूनिट लेंथ है ना, लेंथ तो सब की सेम है, तो इसका मतलब है लीनियर डेंसिटी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम। तो एक दफा अगर हमसे कभी पूछ ले रिलेशन, तो याद रखिएगा वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी, है ना। ये कंडीशन याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। जितना लीनियर डेंसिटी ज्यादा होगी, जितना भारी वायर होगा उतना ज्यादा, उतना कम वेलोसिटी होगी। जितना भारी वायर होगा उतना कम वेव की वेलोसिटी होगी वहां पर, ठीक है। आप जहां से भी प्लग कर ले। और मेरा बेटा वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा बेटा अंडर रूट टेंशन के, है ना। ये कंडीशन भी याद रखिएगा, ओके। तो इस पर डिपेंड नहीं कर रही वेलोसिटी, इसीलिए मैंने v लिखा है। सबको समझ आ गया मेरा बेटा? तो अगर हम बाज दफा हमें इक्वेशंस आगे ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, सही है। तो हर चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों हम तो अगर मैं लीनियर डेंसिटी को यहां पर पुट कर दूं तो मेरा बेटा वेलोसिटी वेव की क्या बननी चाहिए? वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन डिवाइड बाय मेरा बेटा मास अपॉन लेंथ होगा, सही मेरे बेटा। थर्ड फ्लोर में तो कहां चला जाएगा? फर्स्ट पे। तो टेंशन मल्टीप्लाई बाय मेरा बेटा लेंथ डिवाइड बाय क्या होगा? मास, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, सही। तो हम यहां पर पुट कर ले, हाँ भाई यहां पुट कर ले v की वैल्यू। तो f1 कितना बन जाएगा मेरा बेटा? बोलो, कोई मसला तो नहीं यहां पर? सबको समझ आ गया? तो f1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई? f1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l इंटू मेरा बेटा अंडर रूट t मल्टीप्लाई बाई l डिवाइड बाई m, दैट इज योर आंसर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। v की जगह v की वैल्यू रख दी, डन है। ये अब साफ कर दूं, इतना बड़ा मैं बोला जगह। और जब हम इसको प्लग क्वार्टर से करते हैं, सेंटर से बजाय क्वार्टर से, 1/4, ठीक है, क्वार्टर से कर दिया, तो मेरा बेटा वहां से हमारे पास जब क्वार्टर से इसको प्लग करूंगा ना, तो हमारे पास कैसा वेव बनेगा आइए देखते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से दो एंड ले लेते हैं मेरा बेटा, ओके। और जब इसको क्वार्टर से प्लग कर दें, ठीक है,
तो मेरे बेटा यहां से क्वार्टर से प्लग करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से एक कंप्लीट वेव बन जाएगा, ठीक है ना, एक कंप्लीट वेव बनेगा, सॉरी एक कंप्लीट वेव बनेगा, मैंने हाफ वेव बना दिया। ओके, एक कंप्लीट वेव बनेगी। तो मेरे बेटा इसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, जाहिर सी बात है सर, लेंथ तो सेम थी वायर की लेंथ सेम थी ना, लेकिन वेव की वेवलेंथ बदल गई, पहले से कम हो गई। पहले इस लेंथ में आधा वेव बन रहा था, अब इसी लेंथ में पूरा एक वेव बन रहा है मेरा बेटा। तो लेंथ तो हमारे पास सर एल है, वही सेम स्ट्रिंग था, ठीक है ना। अब यहां पर वेवलेंथ बदल गई तो इसका नाम भी बदल रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं मेरा बेटा, मैं अगर मैं यहां से लिखना चाहूँ तो वेवलेंथ को 2 रख रहा हूं, क्या नाम रख रहा हूं, लैम्डा 2। ये वाला लैम्डा 1 था, तो मेरे बेटा मैं यहां से यहां तक देखूं तो क्या बनेगा, ये हाफ वेव बनेगा, ठीक है ना। और यहां से यहां तक देखूं तो मेरा बेटा ये भी क्या बनेगा, तो 2 हाफ वेव को मिला लोगे तो पूरा एल के बराबर होगा, है ना। सही मेरा बेटा, कोई मसला बताओ, सबको समझ आ रहा? ओके मेरा बेटा। तो अब अगर इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसको कहते हैं मेरा बेटा सेकेंड हार्मोनिक। क्या कहते हैं, सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। ओवरटोन क्यों कह रहे हैं मेरा बेटा, फर्स्ट हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल से एक जो वेव है, हाफ वेव पहले से एक बढ़ गया फंडामेंटल से, तो इसीलिए क्या बन गया, एक ओवरटोन हो गया, ठीक है। तो ओवरटोन हो गया तो मेरा बेटा फर्स्ट ओवरटोन, सही है। इसको फंडामेंटल को जीरो ओवरटोन भी कह सकते हैं, इसमें कोई ओवरटोन नहीं है, अभी ये फंडामेंटल है बिल्कुल। तो मेरा बेटा अगर सेकेंड हार्मोनिक निकालने जाए तो उसमें सेकेंड हार्मोनिक में हो क्या रहा है कि सर लैम्डा 2, हाँ भाई लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है मेरा बेटा, एल के बराबर, है ना। और ऊपर से प्लस कर ले तो क्या बना, 2 लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या बना मेरा बेटा, एल बना। एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2l डिवाइड बाई क्या बना मेरा बेटा, 2 बना। हाँ ये वाला 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड, सही। सोच रहे कैंसिल क्यों नहीं किया, ओके अभी पता चल जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखूं, अभी आपको समझाया था मैंने मेरे बेटा, इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज लैम्डा 2, सही, सॉरी f2। अब मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी 2 है क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक है, तो v तो वैसे ही रहेगा सर, डिवाइड बाई लैम्डा 2 होगा। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन, वेलोसिटी कैसी रहती है, सेम रहती है, सिर्फ किस चीज का फर्क होता है ना मेरे बेटा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। अब अगर मैं इसको पुट करूं लैम्डा 2 की वैल्यू तो कितना बन रहा है मेरा बच्चा, ठीक है मेरा बच्चा बन रहा है ये v डिवाइड बाई, देखिए लैम्डा 2 की वैल्यू 2l डिवाइड बाई 2, सही ना। और ये नीचे से थर्ड फ्लोर से चला जाएगा मेरे बेटा, तो v डिवाइड बाई 2l ऐसे लिख सकता हूं, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट कि मेरा बेटा v डिवाइड बाई 2l इज इक्वल टू, हाँ भाई v1, हाँ भाई किसके बराबर है। अगर मैं कैंसिल कर देता तो ये दिखता नहीं, दिखता, दैट्स वाई मैंने कैंसिल नहीं किया। तो मेरा बेटा इसको मैं क्या लिख दूं ऐसे, f2 इज इक्वल टू 2f1, हाँ मेरा बेटा सही है, ओके क्लियर है, डन। यहां तक सबको समझ आई मेरी बात, कोई मसला कुछ, ओके मेरा बेटा। अगर मैं बात करूं थर्ड हार्मोनिक की, क्या बात करूं, थर्ड हार्मोनिक की, थर्ड हार्मोनिक, तो मेरे बेटा और इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेकेंड ओवरटोन। अब मेरे बेटा इसमें स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास 3 वेव बन जाएंगे,
तीन हाफ वेव बन जाएंगे, ठीक है, तीन हाफ वेव बन जाएंगे। तो अगर वही स्ट्रिंग है, हमने कोई ऐसी पोजीशन से प्लग कर दिया कि उसके अंदर तीन हाफ वेव बन गए, एक मेरा बेटा यहां से यहां, दूसरा यहां से यहां, तीसरा यहां से यहां, ओके। एंड देन अगर हम स्टेशनरी वेव की फॉर्म में बनाना चाहते तो हम ऐसे बना लेते हैं पूरा, ओके, डन, ठीक है। अब ये मेरा बेटा थर्ड वेव है ना, इसकी वेवलेंथ पहले से और क्या हो गई, कम, सही ना। तो यहां पर तो एक हाफ वेव बना था, यहां पर दो बने थे, अब यहां पर कितने बन गए, तीन। तो मेरा बेटा यहां से यहां तक वेवलेंथ लैम्डा 3 है मेरा बेटा, डिवाइड बाई ये कितना लिखूंगा, लैम्डा 3 है, इसकी आधी वेव बनी है ना, लैम्डा 3 की आधी वेव बनी है। कितनी आधी वेव कितनी बनी है, एक, दो और तीन, तीन मिली है तभी जाके पूरा एक लेंथ कंप्लीट हो रहा है, समझ रहे मेरा बच्चा, ठीक है, क्लियर, सही, ठीक है ना। तो अब हमारे पास अगर मैं लेंथ से दोबारा निकालूं तो हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, लैम्डा 3 डिवाइड बाई 2 प्लस कितने वेव, कितने बन रहे हैं, आधे, हाफ लैम्डा, तीन बन रहे हैं मेरा बेटा। तो अगर तीनों को प्लस करा दूं, 3 लैम्डा 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एल, और लैम्डा 3 इज इक्वल टू क्या बना मेरा बेटा, 2l डिवाइड बाई 3। बोलो कोई मसला मेरा बेटा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की दोबारा से इक्वेशन लिखूं, अब दोबारा कोई गलत तो नहीं सोचेगा मेरा बेटा, F3 इज इक्वल टू क्या होगा, V डिवाइड बाई लैम्डा 3, है ना। वेलोसिटी कैसी रहेगी सबकी, सेम रहेगी मेरा बेटा। तो अगर मैं इसको पुट कर दूं फर्दर, तो F3 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई लैम्डा 3 किसके बराबर मेरा बेटा, 2l डिवाइड बाई 3। 3 नीचे से कहां चला गया मेरा बेटा, ऊपर, तो ऊपर गया, दैट इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू 3 इंटू V डिवाइड बाई 2l, सही है। तो V डिवाइड बाई 2l किसके बराबर, F1 के। तो मेरा बेटा F3 इज इक्वल टू किसके बराबर बना, 3f। तो अब जितने भी मोड बना लो आप, जितने भी मोड बना लो आप मेरा बेटा, अगर हमसे बोला फोर्थ हार्मोनिक, है ना, फोर्थ हार्मोनिक तो F4 होगा मेरा बेटा, और मेरा बेटा 4f1 होना चाहिए, हाँ मेरा बेटा। और अगर मुझे n हार्मोनिक बोला तो Fn इज इक्वल टू, तो मेरा बेटा क्लियर है, क्लियर है। तो बहुत सारे MDCAT में इससे सवाल आते हैं, डन। एक सवाल मैं आपसे ऐसी पूछ भी लेता हूं, जरा जल्दी से पहले कॉपी कर लें। तो ये मेन इक्वेशन है, Fn इज इक्वल टू, है ना, यहां पर लिख दिया मैंने, सही। मेन इक्वेशन हमारी ये है, Fn इज इक्वल टू n इंटू F1, ठीक है, F1 n इंटू F1। कर लिया मेरा बच्चा कॉपी, नहीं, साफ कर देता हूं, कर दूं, एक सवाल बोलूं मेरा बेटा, चलो तो लिखो,
हाँ भाई लिखे सवाल। The fifth harmonic of a stretch string, the fifth harmonic of a stretch string, the fifth harmonic of a stretch string having frequency 250 hertz, having frequency 250 hertz, फुल स्टॉप डालिए, लिखिए फाइंड दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फाइंड दी फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी। आंसर क्या आएगा मेरे बेटा? मेरे बेटा फिफ्थ हार्मोनिक है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? तो हमें कितना दिया है? जिस मोड में वाइब्रेट कर रहा है वो बताया है। किस मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं? 5, फिफ्थ है ना। फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब है एफ इज इक्वल टू कितना होगा? 5। तो हाँ मेरे बेटा ये 4 हर्ट्ज हो गया, ये दिया हुआ है F5 दिया हुआ आपको, तो आपसे बोला F1 निकालिए। तो मेरे बेटा F5 इज इक्वल टू क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय F1। सही, F1 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे बेटा? F5 डिवाइड बाई 5। F5 की वैल्यू कितनी मेरे बेटा? 250 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया? 50 आ गया मेरा बेटा। डन, कोई मसला मेरा बच्चा? डन। एक और एक एमसीक्यूज बोल देता हूं, एक और एक एमसीक्यूज बोल देता हूं, लिखिए। the fundamental mode of frequency, the fundamental mode of frequency of a stretch string is, the fundamental mode of frequency of a stretch string is 75 hertz, is 75 hertz, is 75 hertz. What will be the frequency of third harmonic? What will be the frequency of third harmonic? क्यों लिख क्यों नहीं रहे? हाँ लिख लिया। लिखवाया हुआ मैंने पहले से। क्या मतलब तुम लिख तो नहीं रहे? ओके ओके, हाँ मेरा बेटा लिख लोगे, कर लोगे। थर्ड हार्मोनिक, टू 225 आ गया, 225 आ गया, क्लियर है? ठीक है मेरा बेटा, सही। डन है? चलो अगला सवाल एक और एक लिखवाता हूं। एक और एक सवाल लिखवाता हूं। when a stretch string is vibrating, when a stretch string is vibrating in third harmonic, is vibrating in third harmonic, having wavelength having wavelength having wavelength
4 मीटर फुल स्टॉप डालिए, लिखिए कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आज हमारे पास टाइम है सर, इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। मैं अभी 2.5 घंटे क्लास करता हूँ आराम से, ठीक है। थके तो नहीं ना? तो बहुत बेसिक सा पढ़ा रहा हूँ, सही? बोर तो नहीं हुए? ठीक है, हो गया? नहीं हुआ? कितना आया? 6 आया, बिल्कुल ठीक है। नहीं आया? यहां देखो, अगर थर्ड हार्मोनिक से वाइब्रेट कर रहा है, मैंने क्या दिया है? थर्ड हार्मोनिक से वाइब्रेट कर रहा है तो वेवलेंथ की वैल्यू λ3 होगी, ये याद रखिएगा। थर्ड हार्मोनिक से वाइब्रेट कर रहा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? λ3। कितनी वैल्यू है मेरा बेटा? 4 मीटर, सही। तो λ3 की वैल्यू कितनी है? तो λ3 की वैल्यू है 4 मीटर, तो मेरा बेटा 4 रखा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3, लेंथ कितनी? समझ आ गया? क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखिए। अब मेरे बेटा अगर पेपर में हमसे बोला लेट्स सपोज कि लेंथ बता दिए, अगर फोर्थ से वाइब्रेट करा तो मेरे बेटा 4 लैम्डा 4 डिवाइड बाई 2। अगर एल बोला फिफ्थ हार्मोनिक से तो 5 लैम्डा 5 डिवाइड बाई 2। समझ रहे? क्लियर है? डन है? याद रहेगा? चलो साफ कर दूं? साफ कर दूं? अब चलते हैं ऑर्गन पाइप में, इसकी बात करते हैं। ओके चले जी, ये हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं मेरा बेटा ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में हमने देखा था 2 तरह के पाइप मेरा बेटा, एक ओपन पाइप होता है और एक क्लोज पाइप, ठीक है ना। अगर हम उसके अंदर वेव देखें, हम प्रोड्यूस करें ओपन पाइप में और क्लोज पाइप में, तो ऑर्गन पाइप में तो मेरा बेटा ये ओपन पाइप की बात करें, ओपन पाइप एक ऐसा पाइप मेरे बेटा जो दोनों साइड से ओपन, कैसे दोनों साइड से ओपन है। हाँ बेटा, तो ये हमारे पास एक साइड से ओपन, दैट इज इक्वल टू दूसरे साइड से भी ओपन। क्लियर? सही। अब मेरा बेटा ओपन पाइप के अंदर याद रखिए, ओपन एंड बिहेव एज एंटी नोड। कैसा बिहेव करता है? और मेरा बेटा क्लोज एंड बिहेव, सॉरी हाँ सही, और क्लोज एंड बिहेव एज नोड, ठीक है। तो अब मेरा बेटा मैंने यहां से जब भी वेव भेजा तो हम कंसीडर करेंगे ये एंटी नोड है। कैसा है? एंटी नोड इंटर होगा मेरा बेटा, सही है। और दूसरे साइड से भी कैसा है? ओपन है ना, ठीक है। तो मेरा बेटा कैसा निकलेगा? एंटी नोड ही निकलेगा। कैसा निकलेगा? एंटी नोड निकलेगा। तो अगर एक साइड से एंटी नोड भेजोगे तो लाजमी है दूसरे साइड से ओपन है, तो निकलेगा कैसा मेरा बेटा?
एंटी नोड, नोड नहीं निकलेगा। क्लियर? तो इसीलिए हमने बोला ओपन एंड बिहेव एज अ और क्लोज एंड बिहेव एज अ नोड। डन है? क्लोज है ही नहीं दोनों साइड से, तो सर जब भेजेंगे तब भी एंटी नोड मिलेगा, जब रिसीव करेंगे तब भी एंटी नोड मिलेगा। मेरा बेटा अगर मैं यहां पर इसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने जाता हूं तो मेरा बच्चा देखो क्या हो रहा है कि यहां से ये नोड है और यहां से मेरा बेटा ये एंटी नोड है, तो मेरा बेटा ये कितना बन रहा है, लैम्डा बाई 4 नहीं बनेगा? अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड, ठीक है मेरा बच्चा? तो दूसरी तरफ भी तो यही हो रहा है सर, लैम्डा बाई 4। लेकिन सर अगर मैं इसको ऐड कर लूं तो मेरा बेटा क्या बनना चाहिए? हाँ, इनको दोनों को ऐड कर लूं तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई, सबको समझ आया? हाँ, लैम्डा बाई 2 बनना चाहिए। सही। अगर हम केस इसके अंदर फंडामेंटल मोड यही होगा, क्योंकि जब हम भेजेंगे तो लाजमी इसी बात है कि एंटी नोड जैसे ही भेजूंगा तो मेरे बेटा हमारे पास दूसरी तरफ से भी क्या बन जाएगा? एंटी नोड। तो ये फंडामेंटल मोड है इसकी। अगर इसमें फंडामेंटल मोड में देखूं तो इस पाइप की जो भी लेंथ है अगर वैसी ही हम कंसीडर कर लें, लेंथ एल है, तो मेरे बेटा यहां से वैसी नहीं बन जाएगा कि अगर हम देखें सर ये एल इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइड बाई 2 और इस तरीके से लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l, और जब मैं f1 निकालने जाऊंगा तो v डिवाइड बाई लैम्डा 1, लैम्डा 1 इज इक्वल टू v डिवाइड बाई 2l। हाँ मेरा बेटा ऐसे ही है सर। पहला मोड तो वैसे ही दिख रहा है कि शायद ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता हो। आते हैं सेकंड मोड की तरफ और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। आइए तो अगला पार्ट बना के देखें। इसका बनाना मेरा बेटा कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। एंटी नोड निकालो, सेकंड कैसे निकलेगा? देखो पहला तो जाएगा, एंटी नोड ओपन है, ये मेरा बेटा ये इस तरीके से चला गया, एंटी नोड आ गया, सॉरी नोड आ गया एंटी नोड के बाद। फिर मेरा बेटा ये अगला अगर यही बाहर निकल जाएगा तो ये वाला और ये वाला कैसा हो जाता? सेम। तो हमें अगले वेव का ये हमारे पास ये एंटी ये नोड हो गया। अब मेरा बेटा ये बाहर आया एंटी नोड, है ना? तो सेकंड मोड ऐसी होना चाहिए क्योंकि ये वाला एंटी नोड बाहर आ जाता तो यही बन जाता। तो दूसरा एंटी नोड तो इसके बाद यही वाला आएगा सर। सही मेरा बेटा? तो अब सोचो मेरा बच्चा, वेवलेंथ पहले से कम हो गई, लैम्डा 2 नाम रख दिया हमने, कोई मसला ही नहीं है। यहां से यहां तक सर लैम्डा 2 डिवाइड बाई 4 है जो भी वेवलेंथ है इसकी, है ना? ये नोड एंटी नोड है और ये मेरा बेटा दो नोड के दरमियान लैम्डा बाई 2 है मेरा बेटा, और यहां पर मेरा बेटा लैम्डा बाई 4 है। सही है? तो मेरा बेटा अगर मैं इस लेंथ में, लेंथ सेम है, तो अगर इस मोड के अंदर इसको सम करवाऊं, L इज इक्वल टू सर सेकेंड मोड है तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाई 4 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2। हाँ मेरा बेटा ये भी लैम्डा बाई 4 दोनों को सम करवा दूंगा, कितना बन जाएगा मेरा बेटा? 2 लैम्डा बाई 2 प्लस 2 लैम्डा बाई 2। और अगर ऐसी करूं तो 2 लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 सेकेंड मोड ऑफ हार्मोनिक में। क्लियर है? और मेरे बेटा मैं सेकेंड मोड में जाके इसकी वेवलेंथ चेक करूं तो 2l डिवाइड बाई 2। सर ये तो वैसे ही बिहेव कर रहा है। सही। अब यहां से मैं f2 निकालूंगा तो मेरा बेटा वही निकलना चाहिए, f2 इज इक्वल टू 2f1। समझ गए? तो इसका मतलब है ओपन पाइप हमेशा स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है अगर वो दोनों साइड से कैसा हो मेरा बेटा। तो उसके लिए याद रखिएगा सेम इक्वेशन लगाएंगे, Fn इज इक्वल टू n इंटू F1। क्लियर मेरा बच्चा? बोलो। ठीक है? आप जितने भी मोड बना के घर पे देखना चाहते हो घर पे देख लो, 3 बना के, 4 बना के, 5 बना के। ठीक है? तो इट विल बिहेव सेम एज स्ट्रेच स्ट्रिंग। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो मेरा बेटा आगे। ओके, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द क्लोज पाइप, when we discuss about closed pipe,
हाँ मेरे बेटा, द वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज, दोनों एंड नहीं बंद कर देना भाई, है ना, वरना वेव ही नहीं जाएगा। ओके ठीक है, चलो तो मेरे बेटा वन एंड इज ओपन एंड द अदर एंड इज क्लोज। कैसा है मेरे बेटे, ये एंड क्लोज, ठीक है। व्हेन यू ट्राई टू गेट द फंडामेंटल मोड, सही ना, जब आप ट्राई करेंगे फंडामेंटल मोड मुझे मिले, तो ओपन एंड से तो क्या आएगा मेरे बेटा, नोड या एंटी नोड, और मेरे बेटा क्लोज एंड पे क्या जाने चाहिए, तो मेरे बेटा पहला नोड तो सर यही वाला बनेगा, है ना, पहला नोड तो यही वाला बनेगा, सबसे पहला एंटी नोड के बाद पहला ही नोड बनेगा। तो मेरे बेटा अगर मैं ये लेंथ L है, सही है, और यहां पर लेमडा 1 को देखूं तो बताइए लेमडा 1, पहला लेमडा 1 कितना हो गया मेरा बेटा, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू होगा। हाँ, अगर मैं फंडामेंटल मोड के अंदर जाऊं, इसका फंडामेंटल मोड फाइंड करूं, फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड, तो मेरे बेटा क्या होना चाहिए फंडामेंटल मोड, L इज इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइड बाई 4 एंड वेयर लेमडा 1 इज इक्वल टू 4L, सही है, ठीक है। अब मेरा बेटा मैं फ्रीक्वेंसी निकालने जाऊं फंडामेंटल मोड में, F1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई लेमडा 1 and which is equal to V divided by 4L. That is your equation for fundamental mode for closed pipe। 2L के बजाय क्या मिला, 4L, 2L के बजाय क्या मिला, 4L। डन, सबको समझ आया। अब सेकेंड मोड गेट करने की कोशिश करो, फंडामेंटल मोड तो आ गया, सेकेंड, हाँ भाई सेकेंड मोड को हम हासिल करना चाहते हैं, सेकेंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के सेकेंड मोड को हम गेट करना चाहते हैं मेरा बेटा। अगर मेरे पास पाइप की लेंथ सेम वही पाइप, लेकिन हम यहां से हम चाहते हैं कि सेकेंड एक साइड से वैसे ही क्लोज, सेकेंड मोड ऑफ हार्मोनिक वेव कैसे वाइब्रेट करेगा सर, यहां पर मेरा बच्चा देखो, यहां पर वेव वाइब्रेट करेगा ऐसे कि ये मेरा बेटा जाएगा एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, दोनों मिल गया मेरा बेटा, नोड बन गया। अगर यही वहां पहुंचा तो मुझे दे तो फंडामेंटल हो जाएगा। और अगर दूसरा हम यहां से लेकर जाएंगे मेरा बेटा, तो ये तो हमारे पास सर एंटी नोड अगर पहुंचा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कौन सा पाइप है, क्लोज में क्या पहुंचना चाहिए, तो इसका मतलब सर दूसरा नोड तो ये वाला ही हो, है ना, दूसरा नोड तो यही वाला हो। क्या बोलते, सही बना है, पहला नोड तो मेरा बेटा ले चुके हम, ये दूसरा नोड तो ये वाला ही मिलेगा सर, है ना, एक बढ़ाकर। तो जो भी इसकी वेवलेंथ बन रही दैट इज मेरा बच्चा लेमडा 2 डिवाइड बाई, यहां से यहां तक क्या बनेगा, लेमडा 4 बनेगा, यहां से यहां तक क्या बनेगा, लेमडा 2 डिवाइड बाई, बोलो सही लिखा। अगर मैं यहां से लेंथ निकालना चाहूं पाइप की, तो L इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा बेटा, लेमडा 2 डिवाइड बाई 4 प्लस लेमडा 2 डिवाइड बाई 2, बोलो। हाँ बेटा, ये यहां पर 4 यहां पर 2 है, तो यहां पर कितना ज्यादा है, 2 यहां चला जाएगा मेरे बेटा, तो एलसीएम ले लेते हैं ना सब, तो ये मेरे बेटा बनेगा लेमडा 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3 लेमडा 2 डिवाइड बाई 4, सही, सबको समझ आ गया। हाँ मेरे बेटा यहां जाएगा ना 2, सही है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 तो दोनों तरफ 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दोगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो कितना बन गया 3, किसी को मसला। और मेरा बेटा लेमडा 2 जब मैं निकालने जाऊंगा विच इज इक्वल टू, हाँ भाई 4L डिवाइड बाई 3, कोई मसला, लेमडा 2 इज इक्वल टू 4L डिवाइड बाई 3, तो कैन बी गेट मेरा बच्चा F1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई
लेमडा सॉरी F2 इज इक्वल टू डिवाइड बाई लेमडा 2। क्लियर है मेरा बेटा? तो अगर अब मैं देखूं लेमडा 2 को पुट करूं, हाँ मेरा बेटा, तो क्या बना? V डिवाइड बाई 4L डिवाइड बाई 3 नीचे से कहां चलेगा मेरा बेटा? ऊपर। तो सेकेंड मोड में अगर देखें तो 3V डिवाइड बाई 4L इज इक्वल टू F2। V डिवाइड बाई 4L, V डिवाइड बाई 4L इज इक्वल टू किसके बराबर मेरा बेटा? F1। तो F2 इज इक्वल टू 3F1 के बराबर। सही। अगर हम यहां से देखें जल्दी से, हम थर्ड, सही है। अब 2 के बजाय कितना हो गया मेरा बेटा? 3। 1 से डायरेक्ट 3 पे पहुंच गए। ओके, अगर हम कोई और क्लोज पाइप इसी में जल्दी से ड्रॉ करके देख ले तो क्या इक्वेशन बनेगी? ठीक है, हमें डेरिवेशन तो बेसिकली करना नहीं है, ठीक है, तो हमें यहां पर कॉन्सेप्ट सीख रहे। तो मेरा बेटा अगर मैं तीसरा कोई नोड भेजूं तो मेरा बेटा ये एक, सर दूसरा ये, ठीक है ना, ये एक, दूसरा ये, तीसरा, हाँ नहीं समझ आ रहा? कुछ और बोल रहे हो? आ गया समझ? ठीक है, क्लोज पाइप है तो दूसरा नोड कौन सा आएगा मेरा बेटा? 1 2, ये तो आ चुका, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका। थर्ड हार्मोनिक के लिए आएगा, तीसरा नोड आएगा। ठीक है, एंटी नोड तो नहीं आएगा, क्लोज पाइप है। ओके मेरा बेटा, तो अगर मैं यहां से L निकालूं तो इसके लिए नोड और एंटी नोड के दरमियान मेरा बेटा 3 ना, तीसरा है तो लेमडा 3 रख दिया नाम। हाँ मेरा बेटा, लेमडा, और ये कितना होगा? लेमडा बाई नोड के दरमियान। हाँ मेरा बेटा, यहां पर है ना, लेमडा बाई 2। क्लियर है? हाँ भाई, क्या करें अब हम इसको? कितना हो जाएगा यहां पर? एलसीएम ले सकता है कोई? 2 यहां पर हो जाएगा ना, 2 लेमडा, बोलो दोबारा। 2 लेमडा 3। नहीं, ये कैसे होगी? ये कैसे होगी? ये कैसे होगी? नहीं नहीं, नहीं मेरा बच्चा, क्या हो गया? ये मेरा बेटा, इन दोनों को सम करवा लो, ये तो लिख सकते हो ना, इसका तो मसला नहीं। अब यहां 4 बनाना चाहता हूं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4 करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 मेरा बेटा। L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 + 1 5 लेमडा डिवाइड बाई 4। लेमडा 3 इज इक्वल टू 4L डिवाइड बाई 5। सही। अब यहीं से नजर आ रहा होगा तुम्हें 3 के बजाय क्या आना चाहिए सर? थर्ड हार्मोनिक के लिए जाएंगे सर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? V डिवाइड बाई 4L डिवाइड बाई 5 इंटू L है ना, 4L। ठीक है मेरे बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ लेमडा 3 इज इक्वल टू 5 लेमडा F। ठीक है मेरा बेटा, क्लियर? तो अगर मैं इसकी इक्वेशन जनरल बनाना चाहता हूं कोई, तो Fn के लिए सर Fn इज इक्वल टू, हाँ मेरा बेटा देखो यहां पर 2n-1 कर दूं, इज इक्वल टू F1 होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। अब देखो, लेट्स सपोज सेकेंड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक में n की वैल्यू कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 4 - 1 तो आ रहा है F2 इज इक्वल टू, अगर F3 निकालने जाओ तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3, 2 3 -1 5 F1 हो गया, आ रहा था। अगर मैं इसी तरह फोर्थ के लिए निकालने जाऊं, डरे? आगे समझ?
ओके, तो क्लोज पाइप के लिए भी जनरल इक्वेशन हमने बना ली।